Hey everyone, this is Arya. Welcome back to my channel Arya's Classes. आज हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स को. ठीक है, हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स हमने कंप्लीट किया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे एंड साथ में ही कुछ रिवीजन क्वेश्चन मैं आपके लिए लास्ट में लेके आई हूँ. तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक ताकि आप रिविजन भी कर पाओ. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से. कमेंट में आपको आंसर देने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के. फर्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में गुजरात, देखो यहाँ पे आपको दिए गए हैं टर्म्स एंड साथ में यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के लिए दिए गए हैं और नीचे आंसर भी है. ठीक है, देखो ये आपकी बुक में भी है, बुक के पार्ट है सारे. गुजरा प्रतिहारा फर्स्ट ऑफ ऑल है गुजरा प्रतिहारा एंड उसके बाद सेकेंड है राष्ट्रकूटास. ठीक है, एंड देन पालास, उसके बाद है चोलास. फाइन. ये आपको दिए गए हैं. गुजरा प्रतिहारा जो है ये कहाँ का है? ठीक है, मतलब गुजरात प्रतिहारा डायनेस्टी थी, इसका रूल कहाँ पर था एक तरीके से. इसका आपको आंसर करना है. तो गुजरात प्रतिहारा जो थी ये गुजरात और राजस्थान का पूरा इसने एरिया कवर कर रखा था. ठीक है, गुजरात और राजस्थान का. फाइन, गुजरात और राजस्थान का एरिया इसने पूरा कवर करके रखा था. एंड उसके बाद है राष्ट्रकूटास. राष्ट्रकूटास ने कौन सा एरिया कवर करके रखा था? ठीक है, राष्ट्रकूटास का पूछा गया है. तो वेस्टर्न, देखो वेस्टर्न डेक्कन. ठीक है, एंड उसके बाद है पालास डायनेस्टी. तो पालास ने बंगाल का रीजन पूरा कवर करके रखा था. एंड फिर आपकी जो चोलास डायनेस्टी है इसने तमिलनाडु का ही रीजन कवर किया था. उसका आंसर सामने ही दिया गया है. ठीक है, उसके बाद है हु वर दी पार्टीज इन्वॉल्व इन दी ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल. ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर के अंदर दिया था, साथ में मैप की हेल्प से बताया था. ठीक है, ताकि आपको याद रहे. तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी इसमें एंड फॉट फॉर दी कंट्रोल ओवर कन्नौज. ठीक है, कन्नौज पे कंट्रोल के लिए ये तीनों पार्टीज लड़ रही थी. कौन सी 3 पार्टीज थी? गुजरात प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी. फाइन. और क्योंकि 3 पार्टीज यहाँ पर आपस में लड़ रही थी इसलिए इसका हिस्टोरियंस ने नेम रख दिया ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल. ठीक है, चलो, और अगर इसको समझना है तो वीडियो को विजिट कर लेना. ठीक है, व्हाट वाज द क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर. ठीक है, तो क्या क्वालिफिकेशंस नेसेसरी है अगर आपको किसी भी कमिटी का मेंबर बनना है, सभा का मेंबर बनना है. ठीक है, तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस नेसेसरी है? सभा की जो कमेटी होती है ना उसका अगर आपको मेंबर बनना है तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछी गई है. ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में ही हमने कवर किया था पूरा टॉपिक और पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. अगर समझना है तो वीडियो को पहले विजिट कर लेना, उसके बाद ही इस वीडियो पे आना. ठीक है, फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस वर नेसेसरी फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ सभा इन द चोला एम्पायर. फर्स्ट है टू बिकम द मेंबर ऑफ द सभा one should be owner of the land from which revenue is collected and should have their own home. अगर आपको मेंबर बनना है किसी भी कमेटी का तो पहले तो आपको उस लैंड का ओनर होना पड़ेगा जिससे रेवेन्यू कलेक्ट की जाती है. इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि आपको खुद भी रेवेन्यू देते रहना पड़ेगा. ठीक है, मतलब आप खुद भी अगर रेवेन्यू दे रहे हो तो. एंड उसके बाद आपका खुद का एक होम भी होना चाहिए. एंड देन वन शुड बी एज जो लिमिट है इसकी 35 से 70 तक के बीच की. एंड शुड हैव द नॉलेज ऑफ वेदास, और वेदास की आपको नॉलेज होनी चाहिए. एंड उसके बाद आप होनेस्ट होने चाहिए. ठीक है, और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में भी होनी चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए. उसके बाद इफ़ एनी वन हैव बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन लास्ट 3 years, अगर आप किसी भी कमेटी के ऑलरेडी मेंबर रह चुके हो लास्ट 3 years में फिर अगले 3 years तक आपको चांस नहीं मिलेगा. जैसे आज इलेक्शंस होता है ना, 5 years का होता है गैप. फिर उसी तरीके से अगले 3 years तक आपको चांस नहीं मिलेगा. जैसे कमिटीज़, जैसे गार्डन के लिए कमेटी है, अगर आप उसके मेंबर रह चुके हो तो नेक्स्ट ईयर्स तक आपको किसी भी कमेटी के लिए चांस नहीं दिया जाएगा. ठीक है, एंड जो लास्ट आपकी क्वालिफिकेशन है वो है C. Anyone who has not submitted his account or his relatives account. अगर जैसे कि आज के टाइम में नहीं आधार कार्ड होता है, ठीक है, आपका उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, वो गवर्नमेंट के पास होती है. तो अगर उसी तरीके से आपने अपना अकाउंट, अपनी इन्फॉर्मेशन
सबमिट नहीं की तो उस टाइम पे उसे अकाउंट बोला जाता था, ठीक है, जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो। तो अगर आपने अपना अकाउंट नहीं सबमिट किया है या फिर आपके किसी रिलेटिव का अकाउंट सबमिट नहीं है तो आपको मेंबर के लिए मतलब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। कैन नॉट कंटेस्ट इन द इलेक्शन, तो आप इलेक्शन में नहीं आ सकते हो। सो फाइनली ये आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस थी जो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप किसी भी कमेटी के मेंबर बन सकते हो। उसके बाद है व्हाट वर द टू मेजर साइट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ चमनास। अभी चमनास कौन होते थे, जिसे हम चौहान बोलते हैं उसी को उस टाइम पर चमनास भी बोलते थे, ठीक है, मतलब दोनों एक है, चमनास और चौहान। सो द टू मेजर साइट्स दैट वर अंडर कंट्रोल ऑफ द चमनास वर दिल्ली एंड अजमेर। दिल्ली और अजमेर जो है ना, ये दो साइट्स हैं जो कि चमनास के कंट्रोल में थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाउ डिड द राष्ट्रकूटा बिकम पावरफुल। जो राष्ट्रकूटास थे ये पावर में कैसे आए, कैसे पावरफुल बने। सो राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन वर द सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास। जो राष्ट्रकूटास थे ना, ये चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे ऑफ कर्नाटका। ड्यूरिंग द मिड 8th century, Dandidurga, a Rashtrakuta chief, overthrew the Chalukyas' overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha with the help of Brahmins. During this period, it was thought that the sacrificer would be reborn as Kshatriyas even if he was not one by birth. Also, they fought against the dynasties of Gujra Pratihara and Palas. Thus, they successfully established the kingdom in the Karnataka and Rajasthan respectively. ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, ये पूरा मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छे से जो आपका चैप्टर समझाया था तब मैंने दी है। तो मैं फिर से कह रही कि अगर आप चैप्टर को नहीं समझे तो फिर क्वेश्चन आंसर से मत आना, कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जैसे कि हिरण्यगर्भा, ठीक है, गोल्डन वर्म, तो इन सब में आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो क्वेश्चन आंसर्स को तभी देखना जब आप चैप्टर को समझ जाओ। फाइन, चलो। हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल। जो राष्ट्रकूटास हैं वो पावर में कैसे है। ओके, सो द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटक। फाइन, जो राष्ट्रकूटास डेक्कन में रूल करते थे वो सबऑर्डिनेट थे किसके, चालुक्यास के। ओ सॉरी, बाई मिस्टेक आंसर रिपीट हो गया। सो उसके बाद है व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सपेक्टेंस। ठीक है, जो न्यू डायनेस्टीज थी ना, मीन्स उन्होंने अपनी पावर कैसे बढ़ाई और टू गेन एक्सपेक्टेंस कैसे वो सामने आई, तो नई डायनेस्टीज एमर्ज हो रही थी। ठीक है, सो टू गेन एक्सपेक्टेंस द न्यू डायनेस्टीज लुक on the new titles and performed religious rituals to become a part of Kshatriyas। मतलब जैसे कि न्यू डायनेस्टीज़ है, अब जो उनका रूलर है जिसने वो डायनेस्टी स्टैब्लिश किया वो पहले ब्राह्मण था, तो उसने एक रिचुअल परफॉर्म किया होगा हिरण्यगर्भा, एंड उसके बाद वो जाके क्षत्रिय बना होगा। ठीक है, सो इस तरीके से वो पहले एक रिचुअल परफॉर्म करते थे, उसके बाद क्षत्रियास बनते थे जाके, दैन वो अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश करते थे। फाइन, और जैसे कि वो लोग नए टाइटल्स अपने रखते थे। ठीक है, मैंने टाइटल्स के बारे में आपको पढ़ाया था, है ना, और नीचे बाद में कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी उन पर। सो पहले वो वीडियो देख लेना जो प्रीवियस वीडियोस थी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे आप लोग आना। सो किस तरीके के टाइटल्स होते थे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, चैप्टर में, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो। दे वर रिगार्डेड एज सबऑर्डिनेट ऑफ समंतास बाय देयर। तो इसमें क्या था कि उन्हें रिगार्ड किया जाता था एज अ सबऑर्डिनेट, या तो वो सबऑर्डिनेट होते थे। ठीक है, मतलब जो उनके सबऑर्डिनेट्स थे। सो इसका मीन्स कहने का मतलब ये है कि दे वर रिगार्डेड एज समंतास सबऑर्डिनेट्स और समंतास बाय देयर ओवरलॉर्ड्स। तो या तो वो सबऑर्डिनेट्स होते थे अपने ओवरलॉर्ड के, ठीक है, या समंतास होते थे। एंड बाद में जैसे हमने पढ़ा था कि बाद में जाके वो लोग महासमंतास बन जाते थे एंड अपने ओवरलॉर्ड्स को भी हटा दिया करते थे। ठीक है, और उनकी जगह पे खुद रूल करने के लिए बैठ जाते थे और अपनी न्यू डायनेस्टी को भी इस्टेब्लिश करते थे। तो ये सब हमने पढ़ा था चैप्टर में भी। सो समंतास बाय देयर ओवरलॉर्ड्स एंड लेटर डिक्लेयर दैमसेल्फ टू बी महासमंतास आफ्टर गेनिंग दी पावर, है ना, उनको जब पावर मिल जाती थी, उनके हाथ में पावर आ जाती थी, तो अपने ओवरलॉर्ड्स को भी हटा देते थे वो, तो भाई अब हटो, अब रूल हमारा होगा, है ना। सो एंड वेल्थ, ठीक है, जब उनके पास पावर आ जाती थी, अच्छा खासा पैसा आ जाता था। द न्यू डायनेस्टीज
So these new dynasties engaged themselves in the warfare to see to assert the power and carve kingdoms for themselves. मीन्स वो जब उनके पास पावर आती थी, वेल्थ आती थी, ठीक है, तो वो अपने ओवरलॉर्ड्स को भी हटाकर खुद स्टैब्लिश करते थे अपनी डायनेस्टीज़ को अपनी, और फिर किंगडम्स बनाते थे अपनी बड़ी बड़ी, है ना, डायनेस्टीज़ और किंगडम्स बनाते थे. सो ये सब वो लोग करते थे ना. उसके बाद है ओके. सो व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क वर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन. तमिल रीजन में जब चोलास का टाइम पीरियड था ना, तो यहाँ पे पूछा गया कि कैसे इरिगेशन वर्क हुआ करता था. इरिगेशन वर्क क्या था. सो ड्यूरिंग द 5th और द 6th century, the areas near the Kaveri river in Tamil Nadu was opened up for large scale cultivation, है ना. The irrigation work that were developed in the Tamil region led to development of water channels for the agriculture, construction of embankments to prevent the floods, and digging of wells and tanks for the storage. तो ये सब वर्क तमिल रीजन में हुआ करते थे इरिगेशन के टाइम पे. एंड वो लोग इरिगेशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देते थे, ठीक है, क्योंकि उनका जो एरिया था ना वो रिवर के पास था, एंड तब काफ़ी फर्टाइल रीजन था, वहाँ का जो लैंड था काफ़ी फर्टाइल था, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी. एंड काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए एग्रीकल्चर के फील्ड में भी वहाँ पर, है ना. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन. What were the activities associated with Chola temple? चोला टेम्पल्स पर कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे, ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज़ जो थी दैट वर एसोसिएटेड. सो चोला टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ऑफ्टन बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट. चोला टेम्पल्स उस टाइम पर क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स हुआ करते थे, एंड दे ऑफ्टन बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट. मतलब जहाँ पर टेम्पल्स हुआ करते थे ना उनके, तो उसके आसपास कई सारे लोग अपना घर बसाकर रहने लगते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म हुआ करती थी, ठीक है, तो उसके आसपास लोग अपने घर बनाकर भी रहा करने लगते थे. विच ग्रू अराउंड दैम. Chola temples were not only place of worship but also the hub of economic, social and cultural life. They were also endowed with land by the rulers as well as others. ठीक है, मीन्स जो रूलर्स होते थे एंड कुछ अदर पीपल वो टेम्पल्स को अपनी लैंड, ठीक है, लैंड दिया करते थे. एंड जो वो लैंड है बाद में मतलब किसकी यूज़ आती थी. ऐसा तो नहीं कि भगवान आके वहाँ पे खेती करेंगे, या फिर जो प्रोडक्शन होगा वो सीधे भगवान के हाथ में जाएगा कि ये प्रोडक्शन आपके हाथ में. वो जो लैंड होता था ना उसको जो आज वहाँ पे जो मीन्स जो एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, जैसे कि कल्चरल एक्टिविटी जो परफॉर्म करते थे, डांसर्स हो गए, गार्डन मेकर्स हो गए, ठीक है, जो टेम्पल्स पे रहा करते थे. सो वो लोग मीन्स जिन्हें स्पेशलिस्ट कहते हैं, है ना. सो वो लोग जो थे क्रॉप्स को, जो लैंड की क्रॉप होती थी वो बाद में उन्हीं के पास में जाती थी, ठीक है, सारी. सो द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट ऑन मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट who worked in the temples. Among the craft associated with the temples, the making of bronze images became the most distinctive, and these bronze images are still considered the finest in the world. जो उस टाइम की चोला टाइम की जो ब्रॉन्ज इमेजेस थी वो सबसे फाइनेस्ट इमेजेस थी इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे फाइनेस्ट इमेजेस थी वो, ठीक है. तो उस टाइम की बहुत ही डिस्टिंक्टिव मतलब जो ब्रॉन्ज इमेजेस बनाने की जो बहुत ही डिस्टिंक्टिव एक्टिविटी थी, ठीक है. मोस्ट ऑफ दिस ब्रॉन्ज इमेजेस वर ऑफ डाइटीज वाइल सम ऑफ दिस इमेजेस डिपिक्ट डिवोटीज एज वेल एज. देखो भगवान की तो ब्रॉन्ज इमेजेस ही लोग बनाते ही थे, बट जैसे कि कोई बहुत ही खास वक्त हुआ है उस एरिया में भगवान का, सो भगवान के साथ साथ उनके डिवोटी की भी पिक्चर, जो मूर्ति होती थी ब्रॉन्ज इमेज, वो बना दिया करते थे, है ना. तो भगवान के साथ साथ उनकी भी ब्रॉन्ज इमेजेस को बना दिया करते थे. सो फाइनली आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. आई होप क्वेश्चन आंसर से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिली हो. सो अब मैं आपको कराऊंगी जो रिवीजन क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं पहले, है ना. ओके, सो ये रहे आपके रिवीजन क्वेश्चन, है ना. तो इसको हम लोग कर लेते हैं फटाफट से. सो हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला किंगडम. चोला किंगडम का फाउंडर कौन थे, ठीक है.
सो चोला किंगडम के फाउंडर कौन थे, इसका आंसर आप मुझे दोगे इन दी कमेंट में सभी को आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चोला किंगडम के फाउंडर कौन थे। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी है। विजयला, फाइन। चोला किंगडम के फाउंडर कौन थे, विजयला, ठीक है। क्यों, क्योंकि अच्छा अगर आप जैसे आपको आंसर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो राजेंद्र वन और जो राजा राजा वन थे, पहले तो ये राजेंद्र वन जो थे ना, सो राजा राजा वन जो थे इनके सन थे, है ना। और ये दोनों ही जो राजेंद्र वन और राजा राजा वन है, ये दोनों ही लास्ट रूलर थे चोला डायनेस्टी के, जिनको हमने पढ़ा है अपनी बुक में। और विजयला को हमने देखा था कि इन्होंने चोला डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, अपने ओवरलॉर्ड को हटाकर चोला डायनेस्टी को विजयला ने ही इस्टेब्लिश किया था, राइट। उसके बाद एक किताब अल हिंद वॉज रिटन बाई, किताब अल हिंद को किसने लिखा है, नागभट्ट ने लिखा है, अकबर ने लिखा है, या फिर अल बिरूनी ने। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने एक और बार लेके आई थी, ठीक है। सो रिपीटेड क्वेश्चन है, सो इसका आंसर आई होप बहुत इजीली दे सकते हो आप लोग, अल बिरूनी, ठीक है। हु इन्वेडेड दी सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, गुजरात में सोमनाथ टेम्पल को किसने तोड़ा था, ठीक है, मतलब किसने उसको लूटा था, कौन आया था दूसरे देश से जो इसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था, उस पर अटैक किया था 17 टाइम्स। हिंट भी देती है आपको, 17 टाइम्स उस पर अटैक किया था, उसको लूटा था। सो बहुत ईजी आंसर है। मोहम्मद गोरी जो है ना और महमूद गजनी, इन दोनों में ज़्यादातर आप लोग कन्फ्यूज हो जाते होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो महमूद गजनी थे इन्होंने 17 टाइम्स सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण किया था एंड उसको तोड़ने की कोशिश की थी, ठीक है। बट जो सामान, जो वहाँ का बहुत ही कीमती सामान था, उसको इन्होंने लूटा था, लूट के ले गए थे अपने देश। इसके बाद है नेक्स्ट, प्रशस्तीज टेल्स अस हाउ रूलर वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ। प्रशस्तीज हमें बता दिए कि रूलर किस तरीके से खुद को डिपिक्ट करते थे, शो करते थे, ठीक है। तो क्या वो सुपर पावर, खुद को एक सुपर पावर शो करते थे कि वो एक सुपर पावर है, नहीं, इसके बारे में तुमने कहीं पढ़ा ही नहीं है चैप्टर में। एंड क्या वो खुद को लीडर शो करते थे, नहीं। सो राइट आंसर क्या है, वेरिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स, ठीक है। तो ये दोनों हो गए रॉन्ग आपके, एंड जो राइट है एक मतलब ऐसे ना कि बहुत ही वीर योद्धा, बहुत ही विक्टोरियस, जिसने बहुत मतलब कुछ स्पेशल जीता हो, है ना। वेरिएंट विक्टोरियस वॉरियर, खुद को शो करना चाहते थे कि वो बहुत ही महान है। नाउ व्हाट इज व्यति, अब ये जो व्यति है ना, ये व्यति क्या है, ठीक है। सो व्यति के बारे में भी हमने पढ़ा था, व्यति एक टैक्स है, इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी द चोलास हु ब्रॉट हाफ ऑफ द सिलोन अंडर हिज कंट्रोल। कौन से वो चोला रूलर थे ना जिन्होंने जो हाफ ऑफ द मतलब उनका हमने पढ़ा था कि काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर किया था। सो देखो हमने पढ़ा था इसमें कि जो चोला रूलर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर किया था, ठीक है। एंड इनफैक्ट वर्ल्ड में भी इन पूरे वर्ल्ड में इनका नेवी सिस्टम सबसे अच्छा था, ठीक है। कि जैसे कि अफ्रीका हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इनमें तक जाके जो चोला रूलर्स थे इनका कंट्रोल हो गया था, ठीक है। सो हमने एक ऐसे चोला रूलर के बारे में पढ़ा था जिसका क्या बोलते कंट्री में तो कंट्रोल था ही, ठीक है, बट बाहर के एरियाज में भी कंट्रोल था, जैसे कि श्रीलंका वाला पार्ट हो गया, अफ्रीका वाला, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा चोला रूलर थे जिन्होंने हाफ ऑफ द सिलोन कंट्रोल में ले लिया था अपने, ठीक है। सो हमने पढ़ा था राजा राजा वन के बारे में, राइट। सो राइट आंसर है इसका राजा राजा वन। हु वर द सबऑर्डिनेट टू पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम। तो कौन जो थे ना पल्लवास के सबऑर्डिनेट थे, ठीक है। पल्लवास कहाँ के रूलर थे, कांचीपुरम के, फाइन। तो पल्लवास के सबऑर्डिनेट कौन थे, सो पल्लवास के सबऑर्डिनेट थे चोलास, ठीक है। तो आपके सारे आंसर्स और साथ में रिवीजन क्वेश्चंस, इसके आंसर मैंने भी आपको दे दिए, बट आई होप कि आप लोग कमेंट में इसके आंसर ज़रूर करना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कमेंट में ज़रूर आंसर करना, आपका रिवीजन भी इससे अच्छा खासा हो जाएगा। एंड आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको हेल्प मिली काफ़ी ज़्यादा वीडियो से। और अगर ऐसी आपको वीडियोज़ और वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
और नेक्स्ट चैप्टर अपना कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।